हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। तो भाई लास्ट क्लास में हमने चंडीगढ़ जेबीटी की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में बात की थी कि कितनी वैकेंसी है, क्या एग्जाम का पैटर्न है। इसके बाद हमने प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जिसमें हम 21 से 27 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो भाई उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहां पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज की क्लास में आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप भी कॉपी पेन लेके साथ के साथ सोल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन जो है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3 देन टेन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका 10th की बुक में से है, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन जो है चैप्टर हमारा, उसका ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √3, ये आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि टेन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा। तो देखो यहां पे इसको सोल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, एसबीएस का मतलब क्या होता है भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ का आपने वर्ग करना है। यहां पर कैसे, आपने लेफ्ट साइड का भी स्क्वेयर करना है और राइट साइड का भी स्क्वेयर कर देना है। ठीक है भाई। अब जब हम स्क्वेयर करेंगे तो यहां पे लेफ्ट में बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर, जो कि एक आइडेंटिटी होती है, कल भी हमने पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वेयर। दिस इज a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में इसको खोलेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है भाई। राइट साइड में स्क्वेयर से ये रूट जो है ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो ये आपस में कट हो जाएंगे। तो राइट साइड में सिर्फ हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। 3 तरह की आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब बाद में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री तब बताऊंगा इनके बारे में। फिलहाल आपने याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये बन गया हमारा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इक्वल टू 3। अब ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 और इधर बचेगा 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। ठीक है, इस 2 को भी इधर ले जाएंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद आपको क्या देगा, 1। ठीक है, तो इधर बचा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। क्लियर है। तो ये 2 इधर डिवाइड करेगा, आपको क्या देगा, 1 देगा। तो इसको इतना लिखने की बजाय आप इसको सीधा भी कर सकते थे कि भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, मैंने लिख के इसलिए दिखा दिया, कभी कोई सोचे कि भाई ये ऐसे कैसे कट कर दिया सर ने। ठीक है, तो यहां पे ये 1 के बराबर आ गया। अब यहां पे साइन थीटा इंटू कोस थीटा आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए क्या, टेन थीटा और कोट थीटा। तो अब वो कैसे बनेगा, तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, दोनों साइड आप डिवाइड करें साइन थीटा और कोस थीटा के प्रोडक्ट, यानी कि जो ऊपर आया उसी से आप इधर नीचे में भी डिवाइड करें और राइट साइड में भी आप उसी से डिवाइड करें। क्यों, क्योंकि हिसाब तो बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद एक चीज और, मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो अब मैं इस 1 की जगह भी फिर से क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारा ये टेन और कोट की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां जो 1 लिखा हुआ था उसको फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। जो लेफ्ट में साइन थीटा कोस थीटा था दोनों साइड उससे डिवाइड कर दिया हिसाब बराबर करने के लिए। अब इधर कट के तो बन गया कितना, 1, लेफ्ट हैंड साइड में बन गया 1 और राइट हैंड साइड में ये हमारा पूरा बच गया। ठीक है, तो अब ये पैर हैं। ठीक है, ये पैर हैं तो भाई ये इसके लिए भी हैं और ये इसके लिए भी हैं, तो इन पैरों को अलग अलग कर देते हैं। तो इधर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। मैंने क्या किया, इन पैरों को अलग अलग लगा दिया। ठीक है, अब साइन से एक साइन ऊपर से कैंसिल, कोस से एक कोस ऊपर से कैंसिल, इधर बच गया साइन थीटा बाई कोस थीटा जो कि किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर, और कोस थीटा बाई साइन थीटा जो कि किसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर। तो यहां से लेफ्ट में तो 1 था, यानी कि हमारा जो आंसर है कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा किसके बराबर आएगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर है, और ये साइन थीटा बाई कोस थीटा 10 होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाएंगे तब आपको पता लग जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन जो है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट होता है, 10th की बुक में से है फिर से ये। तो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं अभी देखते हैं। क्वेश्चन है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर 22 मीटर हाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज। अब मैं इसको एक डायग्राम की मदद से आपको समझाता हूं। कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब जो किसी एक टावर को देख रहे हैं। इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, ठीक है भाई। इससे दूर, कितनी दूर, 20.5 मीटर, इससे 20.5 मीटर दूर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है भाई, 20.5 मीटर, सॉरी 22 मीटर। इस टावर की जो हाइट है वो 22 मीटर है, दिस इज 22 मीटर, ठीक है। तो वो जो बंदा यहां खड़ा है वो क्या कर रहा है, इस टावर के टॉप पे देख रहा है, यहां से इसने इसके टॉप पे देखा, ठीक है भाई। इसके टॉप पे इसने देखा तो कह रहा है कि इसकी आंख से, अब बंदा तो यहां खड़ा है ना, तो इसकी आंख से उस टावर की ऊंचाई पे देखने पे जो एंगल बनेगा, देखो आप ऐसे खड़े हैं, अगर आप सीधे खड़े हैं तो आपकी आंख से ऐसे, ये आपकी आंख का क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। लेकिन अगर मैं ऐसे सीधा खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखूंगा तो ध्यान दो, मेरी आंख अब ऐसे ऊपर की तरफ एक एंगल बना रही है, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये जो एंगल बना है यहाँ पे, ये आपको दिखा दें, ये जो एंगल बना है, जैसे मैंने ऐसे ऊपर की तरफ देखा तो यहां से और मेरी आंख का जो एंगल बना, इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उन्नयन कोण हिंदी में बोलते हैं, ठीक। तो कह रहा है कि ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, एंगल मैंने बोला आंख की सीध से चेक करना है, आंख की सीध से, यानी कि ये मुझे एंगल चेक करना है कितना बनेगा। देखो आंख की सीध तो ये थी ना, यानी कि जैसे ये बाई चांस डायग्राम इसी उस पे हाइट पे बना है कि ये मेरी आंख की सीध है और मैंने ऐसे ऊपर देखा तो ये कितना एंगल बना, ये मुझे यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन कितनी देर का है अभी आपको बताते हैं। ये कितना है 20.5, और ये जब इसके बिल्कुल ऊपर खींचा है तो फिर इसका मतलब ये भी 20.5 होगा। कोई दिक्कत इस बात में नहीं है भाई। अब ये पूरा 22 मीटर है जिसमें से ये 1.5 है, तो ये 1.5 है, तो इतना हिस्सा 1.5 अगर मैं इसमें से निकाल दूं तो ये जो हिस्सा बचेगा ये कितना बचेगा, तो तुम 22 में से 1.5 माइनस करोगे तो ये बचेगा 20.5, यानी कि यहां तक ये जो हाइट बच गई ये है 20.5 और ये नीचे वाली थी 1.5। क्लियर है, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो ये 20.5, ये 1.5 और ये एंगल आपसे पूछ रहा है, तो भाई इसका आंसर बिना सोल्व करे आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। अब तुम कहोगे सर जी ये कैसे हो गया, तो भाई देखो अब इसमें पंगे नहीं ले रहे, इसका एक बेसिक सा कंसेप्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जिस बच्चे को 3 ट्रायंगल आती है उसके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं होते, और वो 3 ट्रायंगल क्या है वो आपको समझा देता हूं। इन क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ 3 तरह के एंगल आते हैं। ये जिस बच्चे ने याद कर लिए पूरा हाइट एंड डिस्टेंस उसको आ गया। क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सभी को दिखाई दे रही है कि एक समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, ये बेस यानी कि आधार है, और ये हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण है। ये लंब, आधार और ये कर्ण, ठीक है। तो यहां पे 3 तरह के एंगल बनते हैं। पहला एंगल बनेगा 30 डिग्री, दूसरा एंगल बनेगा 45 डिग्री और तीसरा एंगल बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। ये याद करने हैं आपने, ठीक। तो अगर यहां पे ये 3 एंगल बनते हैं तो जस्ट वैल्यूज आप याद करें कि अगर यहां 30 बनता है तो इस साइड की वैल्यू होती है 1, इसकी होती है √3 और इसकी होती है 2, ठीक है। ये 30 होता है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये 2 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो बाद की बात है। फिलहाल अगर आपने ये इस तरह के क्वेश्चन फटाफट करने हैं तो ये याद कर लेना, कैसे आया बाद में बताऊंगा पूरा डिटेल से। फिलहाल 30 है तो ये वैल्यू होगी, इसके अलावा अगर ये आ जाए तो फिर कैसे होता है, तो ध्यान रखना यही वैल्यू होंगी, यानी कि यहां 2 लिखा है तो ये भी 2 लिखना है, ठीक है। बस इनको इंटरचेंज करके लिख दो, यहां पे लिख दो √3 और यहां पे लिख दो 1, ठीक है भाई। 60 वाली भी याद होगी। अब जो तीसरे वाला है उसमें क्या करना है, ये 1 और ये √2, ठीक है। ये 1 और ये √2, क्लियर है। तो ये आपने याद करनी है। अगर ये आपने याद कर ली तो इससे ही इस क्वेश्चन का मैंने आंसर किया था। कैसे किया था वो एक बार बता देता हूं आपको।
आप यहां पे देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये 20.5 और ये भी 20.5 है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं होगी? ये दोनों सेम हो गई, तो सेम किस में आती है? इसमें आती है। तो ये सेम जब आती है जब यहाँ 45 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब इसका जो थीटा बना वो कितना बना है? 45 डिग्री। और 45 दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है साफ साफ। ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर लिखा हुआ है। ये इतनी सी देर का क्वेश्चन था। ये 3 डायग्राम जो मैंने यहां बनाए हैं इनको याद कर लेना, अदरवाइज फिर यहां पे आपको वैल्यूज लगानी पड़ेंगी कि भाई ये अपोन में ये कितना होता है? टेंजेंट ऑफ थीटा होता है। अगर आप डिटेल से करेंगे तो आप इसको कहेंगे कि मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस भी है, तो परपेंडिकुलर अपोन में बेस ये किसके बराबर होता है? टेंजेंट थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर भी 20.5 है, ये भी 20.5 है, ये किसके बराबर हुआ? tan थीटा के बराबर। ये कट के कितना है? 1। और टेंजेंट थीटा 1 कहां पर होता है? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। टेंजेंट 45 हमारा 1 होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से मैंने पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, आगे और बात करेंगे जब क्लासेस आगे बढ़ती रहेंगी हमारी। तो फिलहाल आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लगा दिया है भाई। ठीक है, और एग्जाम में तो बस देखते ही आपको आइडिया लेना है कि हाँ कैसे होगा, कैसे क्लिक करेगा। ठीक है, कह रहा है इफ एबीसी आर द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल वेयर सी इज हाइपोटेन्यूज देन द रेडियस आर ऑफ द सर्कल व्हिच टचेस द साइड ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन बाय आर। यानी कि कह रहा है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ये हमारी एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें सी जो है वो हाइपोटेन्यूज यानी कि सबसे बड़ी साइड जिसे कर्ण बोलते हैं वो है, और ये जो साइड है ये ए है, ये बी है। ठीक है भाई, ए और बी हमारी दो साइड है। कह रहा है इसके अंदर एक वृत्त बनाया है, सर्कल बनाया है जो इसकी साइड को टच कर रहा है। तो भाई जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है भाई, इस तरह का सर्कल इसके अंदर बनेगा। देखो सारे साइड को टच कर रहा है। तो मुझे बताओ जब ये टच करेगा तो इसका सेंटर कहां होगा? यहां होगा। तो ये आपको अब बताना है रेडियस कितना होगा। तो यहां पे मैं कुछ थोड़ा सा बना रहा हूं। ये रेडियस आपसे पूछ रहा है कि ये कितना होगा, लेकिन रेडियस जो है एक बार ऑप्शन पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में ए बी और सी का यूज हो रहा है, यानी कि रेडियस मुझे ए बी सी की फॉर्म में बताना है। ठीक है, तो अब यहां पे एक प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी लगेगी बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे जैसे मैंने इसको मिलाया तो एक सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम, ये क्या है? टेंजेंट है। ये सर्कल की क्या है? टेंजेंट है, यानी कि स्पर्श रेखा है। ये सर्कल की एक स्पर्श रेखा है। तो सेंटर से अगर मैं इस पे मिलाता हूं तो ये इससे परपेंडिकुलर का काम करता है, यानी कि ये यहां पे क्या है? परपेंडिकुलर है। यहां भी क्या है? परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री। तो आपको बता दें ये तो पहले से ही 90 था, तो फिर ये भी 90 हो गया। तो ये क्या बन रहा है? एक स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? ये एक स्क्वायर बन रहा है इसके अंदर। तो इस टाइप के अंदर ये हमारा एक स्क्वायर बनेगा, वर्ग बनेगा। याद रखना, कभी सोचो कि यार पता नहीं ये बनेगा नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे ये रेडियस तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो एक प्रॉपर्टी तो ये थी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर सर्कल की किसी एक एक्सटीरियर पॉइंट से, बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींचे, यानी कि टेंजेंट अगर हम खींचते हैं इस तरह से, यानी कि एक बाहर का पॉइंट था और यहां से मैंने एक इसकी टेंजेंट खींच दी जो सर्कल को टच करके जा रही है। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी खींच दी। तो यहां पे ये जो टेंजेंट होंगी इस पॉइंट से, ये दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 ही सेंटीमीटर होगी। ठीक है भाई, यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट पी है। तो यहाँ पे पी ए जो होगा वो पी बी के बराबर होगा। ठीक है, तो तुम्हें देखने से क्या पता लग रहा है? देखो ये अगर एक पॉइंट है तो यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक ये भी आर ही होगा। क्लियर है ये बात? अब जितना ये होगा उतना ही ये भी होगा। क्यों भाई? होगा कि नहीं होगा? और जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, और ये तो है ही भाई इसके बराबर। क्लियर है? तो अब देखो यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने कहा सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं, मैंने कहा ये पूरी 20 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना, बस जब मैं पढ़ाऊं तो सिर्फ मुझे ध्यान से सुनो, आपका डाउट आएगा ही नहीं। ध्यान से सुनना है। पर अगर ये 20 सेंटीमीटर है भाई और मैंने कहा ये 5 है, तो ये कितनी बचेगी? तो तुमने कहा कि सर ये 20 थी, ये 5 है, तो 5 निकल गई तो ये 15 बच गई, यानी कि तुमने 20 में से इसको माइनस कर दिया। तो मैंने कहा भाई ये पूरी बी है, जिसमें से आर निकल गई, तो ये कितनी बची? यहां से यहां तक
तो तुमने कहा ये बच गई बी माइनस आर। क्या ये बात समझ में आई भाई? ये बात समझ में आई कि नहीं भाई? पूरी बी थी जिसमें से आर निकल गई तो बी माइनस आर बच गई। मैंने कहा यहां से यहां तक कितनी है, तो तुमने कहा कि सर जी ये पूरी थी हमारी ए जिसमें से आर निकल गई, तो ये बच गई ए माइनस आर। क्लियर है? यहां तक भी समझ में आया? तो ये ए माइनस आर, तो क्या ये ए माइनस आर नहीं होगी? ये बी माइनस आर, तो क्या ये बी माइनस आर नहीं होगी? होगी ना? तो अब देखो ये जो पूरी सी है, ये पूरी सी जो है ये ए माइनस आर और बी माइनस आर से मिलकर बनी है। ए माइनस आर और बी माइनस आर से मिलकर बनी है कि नहीं बनी है? देखो पूरी सी जो है ए माइनस आर और बी माइनस आर, मुझे पता लग गई ना ये दोनों। ठीक है, तो अब यहां से इनको जब मैं सोल्व करूंगा तो c इक्वल टू ए माइनस 2r, आर और आर 2r और प्लस में b, तो 2r को इधर ले आओ तो 2r इधर आ गया भाई साहब। इस c को उधर ले जाओ तो a तो पहले से बैठा है, b भी पहले से बैठा है, और ये वाला c उधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहां से r की वैल्यू क्या आएगी? a प्लस बी माइनस सी बाई, और यही वो पूछना चाह रहा था भाई कि रेडियस क्या होगा, तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 कहां लिखा? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा क्वेश्चन कैसे करना था। तो इसी के साथ बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लगा दिया गया है, आप इसको सोल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन फिर से 10th की बुक में से आ रहे हैं सारे। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया यहां पे, ये भी क्वेश्चन 10th का था। ठीक है, तो इससे एक बात तो आपको पता लग रही होगी, जो मैथमेटिक्स लिख के स्टार लगा के 15 क्वेश्चन बोले थे ना, वो सारे कहां से करने थे? वो 10th की बुक में से करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? अ काउ इज टाइड विद अ रोप ऑफ लेंथ 14 मीटर एट द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशंस 20 मीटर इनटू में 16 मीटर। द एरिया ऑफ द फील्ड इन विच द काउ कैन ग्रेज इज। ये कह रहा है कि भाई हमारे पास एक आयताकार खेत था, आयताकार खेत, सीधा बना दे खेत, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया था, अब भी वैसा ही बना है, अब भी वैसे ही बना है भाई। आयताकार खेत थोड़ा सा सीधा बनाया जाए, सीधा बन गया है। ये हमारा आयताकार खेत है। ठीक है, ये 20 बाई 16 है, यानी कि 20 मीटर इसकी लेंथ है और 16 मीटर इसकी विड्थ है। ठीक है, तो इसके एक कोने पे, अब इसके एक खूंटे पे यहां पे एक गाय को बांध दिया गया, जो कि 14 मीटर रस्सी से बंधी है। तो इसके गले में 14 मीटर रस्सी है, तो ये कितने एरिया में चरेगी? कितने एरिया में चरेगी? ये कितना है? दिस इज 14 मीटर, ये 14 मीटर है भाई यहां से यहां तक। ये क्या है? इसका रेडियस है, और यहां भी ये कितना है? 14 मीटर। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में? और ये क्या बनेगा? रेडियस। ध्यान दो, घास कहां लगा हुआ है? इस खेत में लगा हुआ है, तो इसके इधर घास थोड़ी है भाई। अगर मैं इसको पूरा देखो, गाय तो इस यहां बंधी हुई है तो पूरे चक्कर लगा सकती है, पर इधर घास नहीं है खाने के लिए, घास तो सिर्फ इधर है खाने के लिए। ठीक है, तो आप यहां पे देखिए, देखने से तो अगर इधर पूरा देखूं तो पूरा सर्कल दिखेगा। ठीक है, ये पूरा सर्कल दिखेगा ना, लेकिन इस सर्कल में तो घास ही नहीं है, सिर्फ इस सर्कल में घास है। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये पूरा सर्कल जो है, ये पूरे सर्कल का कितना हिस्सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि ये सर्कल का चौथा हिस्सा है। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये सर्कल का चौथा हिस्सा है। इतने एरिया में गाय माता घास चरेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला था। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर होता है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, ये क्या होता है? थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बोले ये क्या चीज आ गई सर जी, ये तो हमें पता ही नहीं। अरे इसमें करना क्या है? थीटा क्या है? ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन कितना है? 90 है। ये वाला पोर्शन कितना है? 90 अपॉन में 360। 360 क्या है? ये पूरा एक चक्कर 360 का है, ये पूरी परिक्रमा 360 की है, लेकिन ये तो 90 डिग्री था। इंटू में सर्कल का एरिया, तो 90 को से काटेंगे तो कितना आएगा? पाई बाई 4। ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। यही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि मैं चीजों को प्रैक्टिकल बता रहा हूं। आप मुझे बताओ, अगर इसके साथ साथ यहां भी बंदी होती तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। ये 14 है ना, फिर 28 होनी चाहिए थी। चलो बाद में बताऊंगा उस बारे में भी, लेकिन फिलहाल एक कोने पे बंदी है। ठीक है, 2 कोनों पे बंदी होती है तो इसका डबल करते हैं, 3 पे इसका ट्रिपल, 4 पे पूरा सर्कल। ठीक है, ऐसे करना होता है। तो अब यहाँ पे फिलहाल इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहां इतने पोर्शन पे चलेगी तो पाई की वैल्यू 22/7,
रेडियस की वैल्यू, रेडियस कितना है ये 14, जितनी उसके गले में रस्सी है वो उसका रेडियस है, और अपोन में 4 भी, ऊपर का तो हो गया, नीचे में है ये 4, पाई 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14, और 4 ये नीचे वाला, तो 7 से 2 पे कटा, 2 से 2 पे कटा, 2 से 7 पे कटा, और 7 दूनी 14 और 15, 154 मीटर स्क्वायर पे जो है वो गाय चर पाएगी, और ऐसा लिखा है कहा, ऑप्शन नंबर डी के अंदर। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका जवाब रहेगा। ठीक है, क्लियर। जो बाकी बची हुई बातें हैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भाई, और एक चीज और, अगर आपको समझ आता है मैं जो पढ़ा रहा हूं, और आप चाहते हैं कि हम किसी की हेल्प करें, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, तो आप बस इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मैं नहीं कहता कि आप लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नहीं, आप जस्ट इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भी नीडी बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, वो उस तक ये क्लास पहुंच जाए। ठीक है, तो फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके लिए मैंने लगा दिया है, और ये सभी क्लासें मेरी माताजी को डेडिकेटेड हैं, इसलिए आपने यहाँ पे ये देखा होगा लिखा हुआ है माँ, ये सभी क्लासें मेरी पूज्य माताजी को डेडिकेटेड है मेरी तरफ से और आप सभी बच्चों की तरफ से। ठीक है, तो टू ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल x डिग्री, it is required to draw tangents at the end points of those two radii of the circle, the angle between which is। कह रहा है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म बनाने के लिए जो एक दूसरे से x डिग्री कोण पर झुकी हों, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श खींचने रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। बड़ी उटपटांग सी लग रही है ना भाषा, कुछ समझ में भी नहीं आया होगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है और कोई एक पॉइंट है बाहर, इससे इसकी स्पर्श रेखा खींच दी, ये क्या खींच दी, इसकी टेंजेंट खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है भाई, अभी कराया भी था मैंने, यहां पे टच किया इसने, इसने यहां पे टच किया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म, देखो युग्म का मतलब जोड़ा, एक यहां से और एक यहां से, ये दो स्पर्श रेखा खींच दी जो एक दूसरे से x कोण पर झुकी हुई है। ये जो लाइन है एक दूसरे के किस पर, कितने एंगल पे है, x डिग्री पर है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, सीधी बना दूं थोड़ी सी, टेढ़ी क्यों जा रही है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी एग्जाम में मिटा मिटा के बनाते रहो। ठीक है, ऐसा नहीं करना, मैं तो इसलिए थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, अब सीधी होगी ना। तो ये x डिग्री पे एक दूसरे से झुकी हुई है, तो क्या कह रहे हैं, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदु, अब देखो वृत्त की त्रिज्या, ये इसका यहां सेंटर होगा, ये एक रेडियस और एक ये रेडियस। ठीक है, ये क्या है, रेडियस है सर्कल के। क्या कह रहे हैं, अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखा खींचना आवश्यक है, यानी कि यहां से यहां पे अंतिम बिंदु क्या है, यहां से ये स्पर्श रेखा खींच दी, यहां से ये स्पर्श रेखा खींच, तो कह रहे हैं जिनके बीच का कोण, कह रहा है अब ये वाला जो एंगल होगा ये वाला कितना होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो भाई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल सीधा सा आंसर है, याद रखना कि जब इस तरह से स्पर्श रेखा खींचे और सेंटर पे एंगल पूछेगा, तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस x होगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना आपने, अगर ये x है तो ये कितना होगा, दिस इज 180 माइनस x। अगर ये 30 है, मान लो इस क्वेश्चन में ये 30 होता तो ये कितना होता, 180 माइनस 30 यानी कि 150। ठीक है, इन दोनों का जो टोटल होता है, आपको बता दें, इन दोनों का टोटल होता है 180 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, अगर ये x तो ये 180 माइनस x, ये 30 तो ये 150। ठीक है, तभी टोटल 180 बनेगा, तो आंसर बनेगा आपका 180 माइनस x, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो 180 माइनस x इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम मेंसुरेशन। हाँ, मेंसुरेशन है, दवा का कैप्सूल दे रखा है। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम 10th कि a medicine capsule is in the shape of a cylinder of diameter 0.5 centimeter with two hemispheres stuck to each of its end. The length of entire capsule is 2 centimeter. The capacity of the capsule is। तो एक बार कैप्सूल बना दूं मैं, ये आपका कैप्सूल है सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है भाई, ये आपका कैप्सूल है इस तरह से, इधर तो ये सिलेंडर की फॉर्म में है। तो आपको बता दें, जो पहली फिगर इसमें जिक्र हुई है वो क्या है, सिलेंडर है।
ठीक है, लिखा है ना, एक दवा कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास के एक बेलन के आकार का है, यानी कि ये जो है यहां से यहां तक दिस इज 0.5 सेंटीमीटर, ये पूरा इसको बोलते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके दोनों सिरों पे दो गोलार्ध लगे हैं जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर, एक आधा गोला यहाँ पे, कैप्सूल तो देखा होगा सबने, और एक आधा गोला यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये कैप्सूल हमने बना लिया है। ठीक है, अब इस पूरे कैप्सूल की जो हाइट है वो कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेके ये पूरी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई भाई? ये कैप्सूल पूरा कितना बड़ा है, 2 सेंटीमीटर का। अब क्या कह रहे हैं, अब तुम देखो यहां पे, मुझे बताओ ये 0.5 है, तो ये जो मैं बनाऊंगा ये वाला, ये कितना होगा? तो तुम कहोगे कि सर जी ये पूरा 0.5 है तो ये इसका आधा होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका हाफ होगा। तो अब देखो कैसे करना है, ये 0.5 तो ये कितना होगा? मैं एक्चुअल में क्या करना चाह रहा हूं, यहां से इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आपको बताना चाह रहा हूं। तो मुझे बताओ ये और ये अगर पूरा बना दूं, देखो अगर इन दोनों हिस्सों को ये उतार के और ये उतार के मैं यहां पे जोड़ देता हूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा? ये डायमीटर कितना है, 0.5, तो मुझे बताओ तो ये भी तो कितना बनेगा, 0.5। मैंने क्या किया, ये दोनों आधे आधे उठाकर ऐसे जोड़ दिए, तो ऐसे जोड़ने से आधा सर्कल ये था, आधा सर्कल ये था, तो पूरा एक सर्कल बन गया। और सर्कल क्या बना, ये एक हेमिस्फीयर बन गया जिसको गोलार्ध यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा था आपको कि ये डायमीटर 0.5 था तो ये भी तो 0.5 होगा, तो यानी कि 0.5 का आधा यानी कि 0.25, यहां है 0.25, तो ये पूरा ही हमारा 0.5 है, तो 0.5 इसमें से निकाल दो तो इसकी हाइट कितनी रह गई, ये हाइट रह गई यहां से यहां तक 1.5। बस ये चीज मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा, रेडियस कितना रह गया? अगर डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या होगा, इस 0.5 का हाफ। ठीक है, दिस इज 0.25। ठीक है, और 0.25 का पॉइंट हटा के सोल्व कर दूं तो क्या ये 1/4 होगा, 1/4 होगा? ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ऐसा किया। तो अब आपको ये तो डाउट नहीं है ना कि ये जो हाइट मैंने यहां 0.5 लेस की क्यों की? ठीक है, जो रेडियस है भाई दिस इज 0.25, तो 0.25 ये 0.25 ये 0.5 बन गया। तो अब यहां से आप देखिए, हमसे पूछ रहा था कि कैप्सूल की क्षमता यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा था कैप्सूल का, तो आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हेमिस्फीयर एक यहां, तो इसका मतलब ये डबल हो गया, और डबल हो गया तो इसका मतलब ये पूरा एक स्फीयर बन गया। बात समझ में आ रही है? मैं अभी बना के भी दिखाया था भाई, आधा टुकड़ा ये जोड़ दूंगा तो पूरा एक स्फीयर बन जाएगा, पूरा गोला बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना बनेगा हेमिस्फीयर का, दिस इज 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अब आपको बताना चाहूंगा मैं, रेडियस जितना सिलेंडर का होगा उतना ही स्फीयर का, हेमिस्फीयर का भी होगा, तो रेडियस दोनों के सेम होंगे। ठीक है, अब सोल्व करने के लिए दोनों में पाई कॉमन है, लिख लो। आर स्क्वायर यहां 2 बार है, यहां 3 बार, तो आर स्क्वायर भी कॉमन, इधर बच गया एच, इधर बच गया 4/3 इंटू में एक आर 3 बार था ना बेटे, आवाज कम कर इसकी पूजा। ठीक है, ये अब इसको सोल्व करना भाई, पाई कितना होता है 22/7, रेडियस कितना लूं, देखो रेडियस मैंने अभी इसको सोल्व किया था, अगर तुम 0.25 लिखोगे बाद में काटोगे तो सीधा ही लिख देना 1/4। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी करने के लिए ऐसा लिखा गया। हाइट कितनी है, दिस इज 1.5 प्लस 4/3 इंटू में रेडियस विच इज 1/4। ठीक है, बस इसीलिए पॉइंट हटाया था। कैलकुलेशन देखो आसान दिख रही है, इससे घटाइए, इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। ठीक है, इधर भी काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 11 पे कटेगा, और कुछ नहीं कट रहा। अब आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, आगे इधर सोल्व कर देता हूं, देखो बच्चा क्या, इधर बच्चा 11 अपोन में 7 दूनी 14, चौके 56। ठीक है भाई, ठीक, इनटू में अंदर कितना बचा 3/2 प्लस में 1/3। इसको अंदर वाले को सोल्व करते हैं एलसीएम से, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा, ठीक है, कितना बन रहा है 11 अपोन में 56। ये तो बाहर वाला है, अंदर वाला कितना बनेगा 11/6,
तो 11 11 121 बटे में 6 6 के 36, 6 पंजे 30 और 3 33। अब भाई इसको काटना पड़ेगा। 121 को डिवाइड करना है 336 से, ठीक है। तो अब फटाफट से यहां पे लिख के कर लेते हैं। इसको 121 को डिवाइड करना है 336 से, इसको 121 को। तो पहली बात तो जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगेगा। तुम भी पॉइंट लगा दो, फिर 0 लगा दो। कितने पे चल रहा है? 3 पे। 3 6 के 18, 3 3 और 1 10, 3 3 और 1 10, 8 2 10, 0 2। अब भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अब कितने पे चल रही है? ये चल रहा है 6 पे। 36, 6 3 18, 3 21, 6 3 18 और 2 20, 20 आएगा। मैं बार बार 21 बोल रहा हूँ, 4 बचा। तो इस पे चल रहा है तो 0.36 कहां दिख रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना भाई, कई बार नेटवर्क चला जाता है मेरा भी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है ये हमारा स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन थी बस इसमें थोड़ी सी। तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज। तो यहां पे कह रहे हैं किसी बारंबारता बंटन के माध्यम से विचलनों का बीजगणितीय सदैव योग सदैव होता है क्या? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 0, ठीक है। तो 0 इसका आंसर बनेगा। क्यों होता है बाद में बात करेंगे इसके बारे में, फिलहाल इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेना, आंसर इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कैलकुलेट, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अगेन 10th का है क्वेश्चन। अगर कैलकुलेट that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08, or if 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? कह रहा है कि एक लड़की है, उसकी प्रथम पुरस्कार जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.08 है, 0.08। और अगर उसने 6,000 टिकट अगर टोटल बेचे गए थे तो उसने कितने खरीदे थे? तो आपने सीधा क्या करना है, इस 6,000 का मल्टीप्लाई कर देना है, इस 6,000 का मल्टीप्लाई कर देना है 0.08 से और आपको आंसर मिल जाएगा। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, इससे घटाइए 8 6 के 48, 480 आंसर, ठीक है। अब किसी को लगेगा बोला ये मल्टीप्लाई क्यों किया, तो आपको मैं बता दूं, किसी भी चीज की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, वो क्या होती है? नंबर ऑफ इवेंट अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। इस चीज को अगर नहीं समझते हो तो मैं इसको समझाता हूं ऐसे, होने की संभावना बटे में कुल संभावना, ये प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका है, बटे में कुल संभावना, ठीक है। तो कुल संभावना यानी कि कुल कितनी टिकट्स थी, तो तुमने कहा ये x थी, ओ सॉरी 6,000 थी, टोटल टिकट कितनी थी? 6,000। इसमें से उसने कितनी खरीदी, हमें नहीं पता कितनी खरीदी, लेकिन उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 0.08, ठीक है। तो यहां से जब x को सोल्व करोगे तो ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसलिए मैंने यहां पे इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये करना था। तो जो 15 क्वेश्चन थे हमारे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अभी 15 क्वेश्चन और बचे हैं। ये 15 क्वेश्चन कहां से थे? जो स्पेशली 10th की बुक में से थे। तो जो मेंशन किया होता कि अप टू 10th लेवल आएगा तो 10th की बुक तक आपने करना है, 10th की बुक करनी है इन 15 क्वेश्चन के लिए। बाकी के जो 15 क्वेश्चन है उनके लिए जो आपका जर्नल कंपटीशन आता है वो करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं उस पैटर्न को भी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।